नमस्कार, आप देख रहे हैं शहरनामा। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। खबर लखनऊ से। यहां सीबीआई के एंटी करप्शन विंग ने कुशीनगर मनरेगा घोटाला मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक सरकारी कर्मचारी और 2 अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हैं। आपको बता दें कि नाले के निर्माण में 69 लाख की धांधली के मामले में गिरफ्तारी हुई है। विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता विवेक, बताइए क्या है ये पूरा मामला? देखिए, मनरेगा के तहत जो छोटे छोटे काम हुए थे और उसमें गड़बड़ियां आई थी, पूरे मामले की सीबीआई जांच कर रही है। आज उसने 3 लोगों को अरेस्ट किया है कुशीनगर में। रोआ नाला है जिसके ऊपर पुलिया बनाई गई थी और वो पुलिया पहली बारिश में ही ढह गई थी। तकरीबन 70 लाख का ये पूरा प्रोजेक्ट था जो किसी काम का नहीं रहा, पहली बारिश में बोल गया था। तो उस मामले की भी सीबीआई जांच कर रही थी। 3 लोगों को उसने आज अरेस्ट किया है। इसमें से एक तो अपर मुख्य अधिकारी है, यानी कि सरकारी अफसर है उस कुशीनगर के, और 2 जनप्रतिनिधि हैं। इनमें से एक पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं प्रदीप अग्रवाल, जो बीएसपी से थे, इस वक्त समाजवादी पार्टी में हाथ पैर मार रहे हैं। उनकी पत्नी इस वक्त भी वहां से जिला पंचायत के अध्यक्ष है। और दूसरे हैं जिला पंचायत सदस्य खड्डा ब्लॉक के, जहां का ये पूरा घोटाला है। उनका नाम विजय अग्रवाल है, वो भी समाजवादी पार्टी से इस वक्त ताल्लुक रखते हैं, पहले बीएसपी में थे। तो इन 3 लोगों को सीबीआई की एंटी करप्शन ब्यूरो विंग ने आज अरेस्ट किया है। अब विवेक, अक्सर ऐसे मामलों में देखा गया है कि छोटी मछलियां फंसती हैं, लेकिन जैसे ही जांच का दायरा बड़ा होता है या कुछ अन्य चीजें जो जुटानी होती हैं ताकि बड़ों पर शिकंजा कसे, मामला ढुलमुल हो जाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा केस सामने आया है, इसमें चीजें आगे बढ़ पाएंगी? सबूत वगैरह उतने मिल गए हैं? जी हाँ, सबूत दरअसल सीबीआई का काम करने का जो तरीका है, उसके पास जब सबूत होते हैं तभी फिर वो गिरफ्तारी करती है। लेकिन जो पहला प्रश्न आपने किया वो जरूर बहुत गंभीर प्रश्न है, क्योंकि मनरेगा एक ऐसी योजना थी जिसमें जो भी पैसा सैंक्शन होता था वो डीएम के हाथों से, डीएम के जरिए ही सैंक्शन होता था। इसलिए अगर किसी जिले में कोई घोटाला हुआ है तो सबसे पहले उस जिले का जिलाधिकारी या सीडीओ जिम्मेदार है। लेकिन जो गिरफ्तारियां हो रही उसमें अभी डीएम या सीडीओ का नंबर नहीं लगा है। जानकारी देने के लिए शुक्रिया विवेक। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इस बार रेल बजट में किराया नहीं बढ़ाया है, लेकिन साथ ही बजट में एक भी नई ट्रेन का ऐलान नहीं किया गया। रेल बजट की बड़ी बातों में रेलवे में महिला सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जाएगा और महिला कोच में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। साथ ही अब रिजर्वेशन 120 दिन पहले कराया जा सकेगा। रेल मंत्री ने कहा कि पीपीपी मॉडल के जरिए रेलवे का विकास होगा। कूपन से 5 मिनट में बगैर रिजर्वेशन के टिकट बुक होंगे। डेबिट कार्ड से बिना रिजर्वेशन टिकट की बुकिंग होगी। हर यात्री गाड़ी में मोबाइल चार्जिंग की सुविधा, साफ सफाई के लिए नई लॉन्ड्री सर्विस दी जाएगी। आरामदेह बनाने के लिए ट्रेनों की सीटें बदली जाएंगी। रेलवे स्टेशनों पर सेल्फ ऑपरेटेड लॉकर्स, सीनियर सिटीजन और गर्भवती महिलाओं के लिए लोअर सीट, विमान की तरह ट्रेनों में वैक्यूम चालक की सुविधा। खास स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा मिलेगी। 400 स्टेशनों को वाईफाई के जरिए जोड़ा जाएगा। मुंबई की लोकल ट्रेनों में अब एसी कोच की सुविधा होगी। 108 ट्रेनों में भोजन चुनने के लिए ई कैटरिंग की व्यवस्था। शताब्दी ट्रेन में मनोरंजन सेवा सुविधा दी जाएगी। बिना गार्ड के रेलवे फाटक पर ऑडियो विजुअल चेतावनी स्पॉन्सर करने वाली कंपनियों के नाम पर ट्रेन और स्टेशन के नाम होंगे। Madam, I am happy to say, and I am sure all my house will join me, I have not increased the passenger fares. We are directing our efforts to make travel on Indian Railways a happy experience with mix of several initiatives. For the safety of our women passengers, surveillance cameras will be provided on a pilot basis in selected mainline coaches and ladies compartment of suburban coaches without compromising the privacy. Keeping in mind the criticality of security-related issues, we have dedicated toll-free number 182 for receiving security-related complaints. Railways would utilize resources from Nirbhaya Fund for augmenting security for a woman passenger, for which I thank on the Honorable Finance Minister for being so generous in doing many things besides this.
रेल बजट पेश करने के बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु मीडिया से मुखातिब हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर से सुरेश प्रभु ने महिलाओं की सुरक्षा को सबसे जरूरी बताया। महिलाएं, ये मैं मानता हूं हमारी देश की एक बहुत बड़ी संपत्ति है और महिलाओं को सफर ठीक करना मैं मानता हूं हमारी जिम्मेदारी भी है। इसीलिए ये बजट में जिस तरह की दुर्घटनाएं घटी है पिछले जमाने में, वहां पर उनको रोकने के लिए, उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए हमने सीसीटीवी सर्वेलेंस कैमरा की बात की है। ऑनलाइन बुकिंग फॉर व्हील चेयर जो महिला भी यूज कर सकती है, प्रेग्नेंट होगी तो और भी जो भी चाहेगी। एक हेल्पलाइन नंबर 138 और 182 का भी हमने प्रावधान किया है और कॉन्शियस सर्विस जो पेमेंट बेसिस पे, जैसे एयरपोर्ट पे होते हैं आप फोन करके बोल सकते हैं हमको गाड़ी से उठा लीजिए, तो उस तरह से भी काम इसमें होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल बजट की तारीफ की है। मोदी ने कहा कि रेलवे बजट में यात्री सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया है। रेलवे बजट हिंदुस्तान के गरीब से गरीब मानवी से जुड़ा हुआ बजट होता है। भारतीय रेल सिर्फ एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ने के लिए ही नहीं, लेकिन भारत के अर्थतंत्र को गति देने का एक सशक्त साधन है। आज का बजट रेलवे के सर्वांगीण विकास को लेकर के आया है। रेलवे से नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। रेलवे से पर्यावरण की भी चिंता हो सकती है। रेलवे से भारत की छवि को भी विश्व में उजागर किया जा सकता है। रेलवे से आर्थिक विकास को नई दिशा दी जा सकती है। कोई ऐसा पहलू नहीं है जो इस बार रेलवे बजट में अछूता रहा हो। मैं रेलवे मिनिस्टर को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि वे तत्कालीन वाहवाही के मोह से बचकर के 5 साल की योजना लेकर के आए हैं। पहली बार रेलवे ने फाइनेंशियल डिसिप्लिन और एक्सपेंडिचर में डिसिप्लिन, इसकी बात कही है। ये अपने आप में हिंदुस्तान के सामान्य मानवी के पैसों को इज्जत देना, उसका सही इस्तेमाल करना, उस दिशा में प्रयास है। रेलवे में नौकरी पाने के लिए नौजवान बेताब होता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। आज नौजवान को रोजगार मिले, लेकिन भ्रष्टाचार से मुक्त व्यवस्था हो। केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया ने रेल बजट को बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि सुरेश प्रभु घोषणा मंत्री नहीं है। एसपी भी कभी कभी अच्छी सोच रखती है, शायद इसलिए रामगोपाल यादव ने बजट का स्वागत किया। इस समय हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरीके से घोषणाएं नहीं हुई हैं ज्यादा, तो उसको लेकर क्या माना जाए? देखिए, मोदी जी की सरकार का ये रेल बजट आम आदमी का बजट है और मैं कहूं कि देश में जो एक रेल लाइन है, जिसको लाइफ लाइन हम लोग कहते हैं, निश्चित रूप से घोषणाएं नहीं हुई हैं, लेकिन उस पे जो खामियां थी, जो कमजोरियां थी, उनको दूर करने का ये संकल्प है। बहुत सारे विषयों पर उन्होंने जो ध्यान दिया है, मैं समझता हूं जिसकी जरूरत थी रेलवे में मूलभूत परिवर्तन की, उसी आधार पर ये रेल बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है। सर, सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि यूपी एक ऐसा राज्य है जिसने बीजेपी को 73 सांसद दिए। इस रेल बजट में यूपी को क्या मिला है? ये जो राज्य है, ये प्रधानमंत्री की भी यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र है और जो गृह मंत्री है उनका भी लोकसभा क्षेत्र है। तो आपको लगता नहीं कुछ यूपी के जो लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, कुछ स्पेशल उनके लिए होना चाहिए था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ मेरी बात हुई है, बहुत कुछ
योजना है जिनकी घोषणा नहीं हुई है। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश हमारे आगरा को सबसे पहले एक ट्रेन मिली है जो बहुत सुपरफास्ट ट्रेन होगी आगरा से दिल्ली तक के लिए। और जहां तक रेल विस्तार की बात है वो है, जहां पर चौड़ीकरण या डबलिंग या ट्रिपल लाइन की बात है वो उत्तर प्रदेश में है। और कई स्टेशनों को ठीक से करने की बात है। मैं समझता हूँ कई ट्रेनें भी चलाने की बात है, लेकिन ट्रेनों की घोषणा नहीं हुई, लेकिन योजना में है जिनकी मैं समझता हूँ कार्य रूप में जल्दी परिणत होगी। जिस तरीके से ज्यादा से ज्यादा रेलवे स्टेशन वाईफाई से लैस किए जाएंगे, इसके अलावा ट्रेनों में वाईफाई की सुविधा दी जाएगी, कहीं ये रेल बजट में केजरीवाल इफेक्ट तो नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, देखिए माननीय मोदी जी ने शुरू ही से डिजिटल इंडिया की बात कही है और केजरीवाल इफेक्ट कोई विषय नहीं है। माननीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से ये पूरे देश को इस दिशा की ओर गांव-गांव को डिजिटल इंडिया के साथ जोड़ने की बात है। एसपी नेता रामगोपाल यादव ने कहा है कि ऐसा पहली बार हुआ जब नई ट्रेनों का ऐलान नहीं हुआ। ये अच्छी बात है क्योंकि पहले हुई घोषणाएं अभी अधूरी पड़ी हैं। पहली बार रेल बजट में नई कोई रेलें या नहीं, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हर बार नई योजनाएं आती थी वो पुरानी छोड़ दी जाती थी। मुझे उम्मीद है कि नए रेल मंत्री पुरानी अधूरी पड़ी हुई योजनाओं को पूरा करेंगे। और वो करते हैं ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से। ब्रजेश, ये बताइए कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश को उम्मीद थी वो ज्यादा कानपुर के लोग महसूस कर रहे हैं कि पूरी हुई या नहीं हुई, या उनको लगता है कि इस बार का बजट भारत का बजट है और रेल अगर बेहतर हो गई तो जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा? बिल्कुल शेखर, देखिए इस बार के रेल बजट में कम से कम विरोधी भी इस बात का आरोप नहीं लगा सकते कि इस इलाके के लिए पक्षपात किया गया, इस इलाके को ज्यादा ट्रेनें दी गई या कम ट्रेनें दी गई। इससे पहले के तमाम रेल मंत्रियों ने अपने अपने तरीके से रेल बजट पेश किया, लेकिन इस बजट की इस महीने में तारीफ की जा रही है कि कम से कम एक संगठित होकर के सब तरफ जो इसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी गई, जो इसकी फैसिलिटी को बेहतर करने की बात करी गई, इस तरह की चीजों को बात करी गई, तो अपने आप में एक अच्छा बजट है। हमारे साथ कुछ यात्री भी। एक चीज ये बताइए, पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी नई ट्रेन का ऐलान नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है कि जब सुविधाओं की बात करिए, ढांचागत सुविधाओं की जो है, ट्रेनों को समय से चलाने की, दूसरी फैसिलिटी को, इसे बेहतर मानते हैं या फिर अपने क्षेत्र में कोई नई ट्रेन नहीं मिली इसको लेकर थोड़ा दुखी है? देखिए, थोड़े इसी बात को लेकर दुखी है। कोई नई ट्रेन नहीं मिली और ट्रेन अभी कोई राइट टाइम भी नहीं चल रही है, बहुत ही दिक्कत हो रही है। वाईफाई सुविधा कर दी है, इससे कोई फायदा नहीं है जब तक ट्रेन राइट टाइम नहीं आया या कुछ नहीं हो। और किराए में भी कुछ कमी पेशी नहीं कर, किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। उन्होंने कहा लेट लतीफी हम दूर करेंगे ट्रेनों के, इस तरफ भी बेसिक ध्यान दिया जाएगा, तो लगता है कुछ आगे सुधार हो सकता है। देखिए, होने को तो सब कुछ हो सकता है, बस लेट लतीफी जो चल रही है रेलवे की बहुत पुराने से चलती आ रही है, आज तक तो कोई दूर कर नहीं पाया। देखिए जैसे कह रहे हैं होता है कि नहीं होता, क्या होता है अभी पूरी उम्मीद नहीं। आप लोग ये बताइए, रेल बजट आया, नई ट्रेन का ऐलान नहीं, कुछ उम्मीद कर रहे थे कानपुर के लिए कोई नई ट्रेन मिलेगी? देखिए, नई ट्रेनों की जहां आवश्यकता होती है उस रिक्वायरमेंट को पहले देखना चाहिए। ट्रेनें बढ़ाने से नहीं होगा, ये सिस्टम चेंज होना होगा। और हम लोग जन्म से बाद ये देख रहे हैं, सरकारें घोषणा करती है लेकिन इस पर कोई तुरंत प्रभाव से अमल नहीं होता है। ये पहला मौका है जब कोई ट्रेन की घोषणा नहीं की। उन्होंने कहा हम जो पुरानी घोषणा है उन्हीं को पूरा करेंगे, तो इसको सही कदम मानते हैं? सही तो नहीं है, जहां कमी है वहां दूर करना चाहिए कमी को। चलिए, बहुत शुक्रिया ब्रजेश इन जानकारियों के लिए। अयोध्या मसले में सुलह के फॉर्मूले पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। अब महंत ज्ञानदास के सुर अचानक बदले से नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सुलह के फॉर्मूले को विश्व हिंदू परिषद और निर्मोही अखाड़ा सिरे से खारिज कर चुका है। इस मसले पर महंत ज्ञानदास को आलोचना भी झेलनी पड़ी, लेकिन अब महंत ज्ञानदास कह रहे हैं कि उनके पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है, बल्कि वो तो महज दोनों पक्षों से सुलह के लिए अनुरोध कर रहे थे। हालांकि इस दौरान महंत विश्व हिंदू परिषद और जफरयाब जिलानी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों में से कोई नहीं चाहता कि मसले का हल हो। पीएम मोदी से मिलने की बात पर उन्होंने कहा कि मोदी अगर खुद बुलाते हैं तो वो अपनी बात उनके सामने जरूर रखेंगे। हमारे कहने का प्राय है कि हम वो चाहते कि ये जो रोटी सेक रहे हैं, लोग भ्रम में डाले हुए हैं, ये स्थिति समाप्त हो। सबसे अनुरोध करेंगे हम उसमें कोई पार्टी नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं, हमसे निर्णय नहीं है। हनुमानगढ़ी के एक हम 4 पट्टी में महंत हैं और उड़ीसा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जो है उससे संबंधित हम हैं।
तो इस नाते हासिम जी हमसे स्नेह करते हमारे पास आए, उन्होंने उनका विश्वास है कि आप जो कहेंगे सही करेंगे, और इसलिए हमारे पास आए तो उनका स्वागत है। उस पर प्रयास कर रहे हैं, क्या हो सकता है, कितना सफलता मिलता है, समय बताएगा। लखनऊ से खबर है, 3 दिन पहले हुई मड़ियाओं में दंपति के घर डकैती के मामले में आईजी लखनऊ ने डीआईजी को जांच के आदेश दिए हैं। डीआईजी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देंगे, जिसके बाद अफसरों की आंखों में धूल झोंकने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी। लखनऊ पुलिस अपराध नियंत्रण करने में भले ही नाकाम साबित हो, लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी में उसे महारत हासिल है। मड़ियाओं में डॉक्टर हरीश कुमार के घर में हुई डकैती के मामले को पुलिस ने चोरी की मामूली धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर दी, जिसके बाद ये पूरा मामला अधिकारियों की संज्ञान में आया और आईजी लखनऊ ने इस पूरे मामले की जांच डीआईजी लखनऊ को सौंपी है, जिसके बाद दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने में राजधानी लखनऊ में करीब 6 डकैतियां पड़ी हैं और सभी मामलों में पुलिस ने चोरी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर मामले को हल्का करने की कोशिश की। अब इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है इन दोषी पुलिसकर्मियों पर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से पुलिस आंकड़ों में अपराध कम करने की कोशिश कर रही है, उससे अपराधियों के हौसले जरूर बुलंद हैं। नीरज मिश्रा, जी मीडिया, लखनऊ। हापुड़ के पिलकुआ कोतवाली में सरस्वती अस्पताल के कर्मचारियों ने सैलरी न मिलने पर हंगामा किया और अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। यूपी पुलिस की दबंगई एक बार फिर देखने को मिली है। मामला बागपत जनपद के बलैनी थाना इलाके में मवी खुर्द गांव का है। आरोपी की पुलिस ने एक युवक को कुख्यात अपराधी बताकर पहले जबरन घर से उठाया और फिर इस शख्स पर 3rd डिग्री टॉर्चर किया। इतना ही नहीं, पुलिस पर घर में घुसकर महिलाओं से बदसलूकी करने का भी आरोप है। बाद में पुलिस पर 50,000 रुपया लेकर इस शख्स को छोड़ने का भी आरोप है। घटना से नाराज गांव वालों ने थाने का घेराव किया और जमकर प्रदर्शन किया। एसपी बागपत ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। खबर कानपुर से, जहां के मंगलपुर थाना क्षेत्र के जैतापुर इलाके में लड़की पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला हुआ। इलाके के ही 2 लोगों पर हमले का आरोप लगा है। घायल हालत में लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप की बारात सैफई से दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। दिल्ली के लिए निकलने से पहले पूरे परिवार ने पारंपरिक रीति रिवाजों और रस्मों का पालन किया। तेज प्रताप को सेहरा बांधकर तिलक लगाया गया। इस दौरान सीएम अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव भी मौजूद थे। इसके बाद सीएम अखिलेश यादव समेत 50 से ज्यादा लोग दिल्ली के लिए रवाना हुए। शादी दिल्ली के अशोका होटल में होनी है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव खुद बारात की अगवानी करेंगे।